हेलो दोस्तों। चलिए आज देखते हैं 6th क्लास एनसीईआरटी इतिहास अध्याय 2 आरंभिक मानव की खोज में। आरंभिक मानव तो आपको पता ही होंगे, नहीं पता तो आगे देखते हैं। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। भाई ने बड़ा लंबा सफ़र किया है। रिश्तेदार कहाँ तक है? चेन्नई में। दिल्ली से चेन्नई। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई। एनसीईआरटी वालों को ये पता है कि खिड़की वाली सीट कितनी प्यारी होती है, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। अब ये आपको भी एक फैक्ट याद हो गया होगा। लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। जो बस है वो तो इसके कुछ सालों बाद आई थी, दशकों बाद। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थीं तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। वो एक जगह पर नहीं बिताते थे। यही देखेंगे हम। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? यहाँ पर ही पता चल गया। क्या वो ऐसा करते थे? नहीं, वो इधर उधर घूमते थे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले से रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक, खाद्य संग्राहक के रूप के नाम से जानते हैं। जो लोग इस उपमहाद्वीप में रहते थे 20 लाख साल पहले, और जो मैं उन्हें किस नाम से जानते हैं? आखेटक, खाद्य संग्राहक। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। भोजन का इंतजाम करने की विधि। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। मछलियाँ, चिड़ियाँ पकड़ते थे। फल फूल, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियाँ मिलती हैं। पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियाँ मिलती हैं, इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ये इन्होंने पहले ही बता दिया है कि बिल्कुल आसान नहीं था। कहीं हम सोचें कि पहले की ज़िंदगी बड़ी अच्छी थी, आप सोचो कि हम भी पहले होते। पहले बस यही था कि कोई मार जाएगा, या तो किसी को खा लो, या फिर अपने को खाना बनने से बचा लो। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज भाग सकते हैं, और बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। जानवरों के शिकार, चिड़िया, मछलियाँ पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता है। जितना पेशेंस उन लोगों में था, इतना तो आजकल किसी में भी नहीं है। वहाँ तो जानवरों के लिए देखते रहते थे, पहले ताक लगा के बैठे रहते थे कब आएगा। यहाँ तो जाम में खड़े हो जाओ तब लोग परेशान हो जाते हैं 1 मिनट में। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए यह जानना जरूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य हैं। यही बात है जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताई थी कि कुछ भी नहीं खाना चाहिए। तो ये यही है जो ये जानते थे, कैसे कैसे खाने योग्य कौन सा है कौन सा नहीं है। क्योंकि कई तरह के पौधे विषैले भी होते हैं। साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी जरूरी होती है। जैसे अमरूद बिना पके खाओगे तो कितना अजीब लगता है वो। तो ये सीखा है हमने हमने मैं फिर से बता रहा हूँ, इतिहास हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम सीखते हैं कि पहले हम क्या थे और अब क्या हैं। अब इसमें हमें पता चल रहा है कि पहले ये सारी चीज़ें जो हम करते हैं वो कैसे आई। ऐसे समुदायों में रहने वाले बच्चों के ज्ञान और गुणों का वर्णन करो। क्या तुम में ऐसे गुण और ज्ञान है? कमेंट में बताना, क्या आप में ऐसा गुण और ज्ञान है क्या? आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। कम से कम 4 कारण, कम से कम बोल रहे हैं ये, यानी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन 4 कारण तो होंगे ही होंगे, कोई एक कारण नहीं है। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में
और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। कॉमन सेंस ही बात है, एक जगह रहोगे तो सब खत्म ही हो जाना है। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। यह ही जब कहीं पानी नहीं मिलता था तो जानवर पानी के लिए कहीं और जाते थे। जब जानवर पानी के लिए कहीं और जाएंगे तो उनका शिकार करने वाले जानवर उनके पीछे जाएंगे, और जो इंसान थे वो उनका शिकार करना है तो वो दूसरे वाले जानवर के पीछे जाएंगे। जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। तीसरा कारण यह कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। बताइए आपको, 4 मौसम 4 तरह के फल, आम, तरबूज, खरबूज, ऐसा भी यही है। इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों, नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। ये आप जब भूगोल पढ़ोगे तो उसमें 2 तरह की नदियों के बारे में पढ़ोगे, जो साल भर चलती हैं, जो साल भर नहीं चलती। तो कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जैसे कि दक्षिण भारत की नदियाँ, जिसमें बस जब बारिश होती है तभी पानी आ पाता है और फिर उसके बाद थोड़ा सूख जाती हैं। लेकिन जो हिमालय की नदियाँ होती हैं, बर्फ़ पिघलने से साल भर उनमें पानी रहता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे। यहाँ यह स्मरण रखना जरूरी है कि ये सभी लोग पैदल यात्रा क्या करते थे। ये ध्यान रख लेना, कुछ पैदल थे, कुछ भी नहीं करते थे वो। मतलब किसी और चीज़ से यात्रा नहीं करते थे, जैसे कि अभी वो ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। तुम स्कूल कैसे जाते हो? तुम्हें अपने घर से स्कूल पैदल जाने में कितना समय लगता है? अगर तुम बस या साइकिल से जाओ तो स्कूल पहुंचने में कितना समय लगेगा? जी। आप भी बताना, आप स्कूल कैसे जाते हो? मैं तो बताऊंगा तो मेरा स्कूल तो भाई बहुत दूर था। 4 बजे उठना पड़ता था, 5 बजे, 5:30 बजे निकलना पड़ता था, 5:30 से फिर पैदल पैदल आधे घंटे तक जाना पड़ता था, फिर बस मिलती थी, फिर खड़े रहो बस के लिए। बहुत दूर था। आप भी बताना। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? अब हम देखेंगे कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी हमें। ये बताइए आपको, पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखिर तक खाद्य संग्रह क्या करते थे। ऐसी वस्तुएं जिनका निर्माण और उपयोग कौन करते थे? आखिर तक खाद्य संग्रह करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने, ये सब अभी देखेंगे, अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। अब पत्थर तो कुछ नहीं होता, डिग्रेडेबल नहीं होता। यही है पत्थर सारे। ये अलग तरह के हैं, और ये अलग तरह के हैं, ये अलग तरह के हैं, ये अलग तरह के हैं। 1 2 3 4 5 5 तरह के यहाँ पर पत्थर दिखाए गए हैं, और ये हर अलग अलग कामों में आते थे। इसमें देखो, ये शेप गोल दिखाई दे रही है आलू के जैसी, और ये नुकीली है। ये छोटा है थोड़ा सा, ये और भी ज़्यादा छोटा है ये वाला घ। पहले इसे ही देख लेते हैं, पत्थर से बने औजार। क, ये पत्थरों से बने प्राचीनतम औजार हैं। क वाले, ये वाले प्राचीनतम। ख, इन्हें कई हजार साल पहले, कई हजार साल बाद बनाया गया, यानी इसके बाद इसका विकास हुआ। इससे एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि इंसान कैसे अपने आविष्कार करता रहा है, अपने औजारों में बदलाव लाता गया है। जैसे कि आज हमारे घर में भी औजार मिल जाते हैं, तो ये शुरुआती औजार हैं एक तरीके से, जिनका इंसान ने यूज़ किया था। ग तरीके के, इन्हें और बाद में बनाया गया, ये वाले। घ, इन्हें लगभग 10,000 साल पहले बनाया गया था, ये 10,000 साल पहले बने थे। ड, और ये गुटी का यानी प्राकृतिक पत्थर है ना, प्राकृतिक पत्थर, इसीलिए ये अलग हैं। और ये गोल गोल जो हैं, वो जो पानी आप देखोगे नदियों के पास मिलते हैं, और नदियाँ
से ये गोल गोल जब घिसते जाते हैं तो ऐसे गोल हो जाते हैं। तो इंसानों ने ये सोचा कि भाई ये भी काम आ सकते हैं, तो उन्होंने इसको भी काम में लिया। देखते हैं यहाँ से। यहाँ पत्थरों के औजारों के कुछ उपयोग बताए गए हैं, कुछ उपयोग बताए गए हैं। ऐसे कामों की एक सूची बनाओ जिसमें कई तरह के औजार काम आते हैं। बताओ कि इनमें से कौन कौन सा काम सामान्य पत्थरों से किए जा सकते हैं। कारण सही उत्तर दो। यानी आपको ये बताना है कि कौन कौन से सामान्य पत्थरों से किए जा सकते हैं, काम कौन कौन से सामान्य पत्थरों से किए जा सकते हैं। आज ऐसे भी बहुत सारे काम हैं। और कोई पतंग उड़ाता है तो पत्थर से मंजा काटने के काम आती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आजकल के खेलों में भी बहुत सारे। और पिट्ठू गेम है, वो पत्थर से होता है। लोग पत्थर खेल पत्थर से फेंकते हैं। बहुत सारे गेम हैं और काम भी आ सकते हैं। ये आप बताना कमेंट में क्या क्या काम आते हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। तो ये काम है यहाँ पर, इसका उपयोग देख लेना। फल फूल को काटने सबसे पहला, हड्डियाँ और मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। लकड़ी के हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे बना लिए जाते थे, उसमें भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। हड्डियों के मुट्ठे आपको अभी भी मिले हैं, और लकड़ी के तो डिग्रेडेबल थे, वो तो गल गए। लेकिन हमें ये पता ऐसे पता चलता है क्योंकि जो पत्थर है उसमें, जैसे ये पत्थर है तो इसमें ऐसा होल मिला है जिससे पता चलता है कि इसमें अंदर कुछ लकड़ी या फिर हड्डी का लगाया होगा डंडा। भाले और बाण जैसे हथियार बनाए गए हैं। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियाँ भी काटने का काम होता था। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ ईंधन झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। अब यहाँ पे लकड़ियाँ, ये सब वैसे ही है जैसे कि अगर आप गाँव में चले जाओ, वहाँ पर भी ईंधन का उपयोग करते हैं, झोपड़ियाँ बनाते हैं किसान खेतों में, औजार भी बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। अब ये चित्र देखते हैं। बाएं, पत्थर के औजारों का उपयोग। बाएं वाला, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। ठीक है, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने, यानी ये वो वाली जड़ खोद रहे हैं जो खाई जाती हैं इस पत्थर से, नुकीले वाले से। अब दाएं में ये वाला, ये और भी ज़्यादा नुकीला है। जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। ये पुराने ज़माने की सिलने की मशीन है, इससे सिला जाता था। आजकल कपड़े फट जाते हैं तो कहते हैं मशीन लाओ इधर जाओ। और देखो पहले कैसे सिलते थे वो कपड़े। आप भी कभी सिल के देखना, मतलब अब अगर आप छोटे हो तो मत सिलना, किसी बड़े से सिलवाना, ये बहुत पहने होते हैं पत्थर। अब आगे देखते हैं, रहने की जगह निर्धारित करना। अब ये भी है, अब आप खुद ही इससे एक एग्जांपल लेके सोच सकते हो। जैसे यह समझ लो बारिश हो जाए अचानक से, आप कहीं बाहर जा रहे हो, तो आप एक ऐसी जगह ढूंढोगे जहाँ पर आप भीगो नहीं। तो पहले भी अभी भी यही होता है, और पहले भी यही होता था। जगह कैसे निर्धारित करते हैं जहाँ हम सेफ रहें। मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहाँ पर आखेटक खास संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, लाल त्रिकोण देखते हैं। लाल त्रिकोण भीमबेटका, हुस्की, कुरनूल गुफाएं। ये पुरातात्विक पुरापाषाणिक पुरास्थल हैं। ये पुरापाषाणिक पुरास्थल 3, भीमबेटका, हुस्की, कुरनूल गुफाएं, ये याद करनी है। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खास संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। अब इस मैप को देख करके ये मत समझना कि बस इसी जगह पर रहते थे, बहुत बहुत सारी जगहें थी, यहाँ पर बस कुछ ही बताई गई हैं। जैसे आप देखोगे नवपाषाणिक पुरास्थल, ये बॉक्स वाले हैं ब्लू, चिरांद, दाऊजली हेडिंग, बुर्ज होम, मेहरगढ़, पेयमपल्ली, हल्लूर, ये भी सारे हैं। महापाषाणिक पुरास्थल जो ग्रीन कलर में है, आदि, चलनूर, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, आरंभिक गांव,
जो ये आरंभी गांव है, इनाम गांव, आधुनिक नगर जैसे मुंबई, कोलकाता, कोलकाता, ये तो आपको अभी पता ही है। आगे बढ़ते हैं। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसीलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सकें। अब जब जैसे हम कहीं जाते हैं तो हमें खाने के लिए ढूंढते हैं कि कहीं खाना मिल जाए, कहीं रहने के लिए जगह मिल जाए। अब यहाँ पे पत्थर के उपकरण बहुत ज़रूरी थे, तो इसलिए वो वैसी जगह ढूंढते थे जहाँ ये आराम से मिल सकते थे। जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे, उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते हैं। ये अभी भी होता है, अभी भी उद्योग स्थल होते हैं, इंडस्ट्रीज होते हैं। उस ज़माने में जहाँ पत्थर के औजार बनाए जाते थे उनको उद्योग स्थल कहते हैं। हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं। जब यहाँ पर छानबीन होती है, खुदाई होती है, तो यहाँ पर बड़े बड़े टुकड़े मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ये उस उद्योग स्थल हुआ करते थे। और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे, क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। जाहिर सी बात है। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। नगरों का विकास ऐसे ही हुआ था, पहले इंडस्ट्री आई, फिर उसके चारों तरफ नगर बन गए। और यही काम पहले भी हुआ था। जब उद्योग स्थल के पास लोग बाग रहने लग गए, तो उसे ही बोला गया आवासीय और उद्योग स्थल। पीछे कुछ छूट तो नहीं गया? अ, कुछ नहीं छूटा। चलिए अब भीमबेटका देखते हैं। भीमबेटका, आधुनिक मध्य प्रदेश। आवासीय पुरास्थल उन्हें कहते हैं जहां लोग रहा करते थे। इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे वे स्थल होते हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। तो कौन से पुरास्थल थे? गुफा थी, गुफा मानव जब कहते हैं उन्हें, कंदराओं। यहाँ दर्शाया गया है लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप, हवाओं से राहत मिलती थी। जो कि मैंने आपको बताया अभी। अगर आप बाहर जा रहे हो और आप बारिश हो जाए तो आप कहाँ जाओगे? ऐसी जगह ढूंढोगे जहाँ पर हम छुप सकें। धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं, जो नर्मदा घाटी के पास हैं। जैसे सिंधु घाटी है, वैसे ही नर्मदा घाटी भी है। नर्मदा घाटी भी है। कभी कभी मेरी अटक जाती है जवान। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? हाँ, क्यों चुनी? अभी तो वैसे बता ही दिया, बारिश, धूप, हवा से बच सकें। और भी कोई रीज़न हो आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप बताना कमेंट करके। ये रही गुफाएं। अभी ये देखते हैं, अगर तुम्हें अपने निवास स्थान के बारे में बताना पड़े तो तुम इनमें से कौन सा नाम चुनोगे? आवास, उद्योग स्थल, आवास और उद्योग स्थल, अन्य। तो आप बताना, आप इन चारों में से कौन सा चुनोगे? पढ़ते हैं पुरास्थल क्या होते हैं। पुरास्थल उस स्थान को कहा जाता है जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। यहाँ पर अवशेष मिलेंगे। पुराने स्थल, पुराने स्थल का मतलब पुराने स्थल। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। जैसे कोई घर बनता है तो वो अपना कोई कुछ भी बना लेते हैं, उस जब काम में आ सके फिर उसे वो वहीं छोड़ देते हैं या फिर किसी और को दे देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ अवशेष मिलते हैं उन्हीं के, जो यहाँ पर इन्होंने बनाए थे काम करने के लिए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। और समुद्र के तल में कैसे चले गए? वही पानी की वजह से नदियाँ भागे ले गई उन्हें। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्यायों में बताया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पाषाण औजारों का निर्माण। पाषाण उपकरणों को प्राय दो तरीकों से बनाया जाता था। ध्यान देना, दो तरीके। पहला, दूसरा। पत्थर से पत्थर को टकराना, ये पहला तरीका है। दूसरे तरीकों को दबाव शल्क तकनीक कहा जाता है। पहला तरीका देखते हैं, पत्थर से पत्थर को टकराना। यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था
उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ में एक पत्थर का हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता था। हथौड़ी, हथौड़ा, हैमर। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक शल्क निकाले जाते हैं जब तक वांछित आकार वाला उपकरण ना बन जाए। शल्क मतलब होता है उसके ऊपर का, जैसे ये दिख रहा है, ऊपर ऊपर की इसकी परत हटा दी जब तक कि वो पैना ना हो जाए। दूसरा, दबाव शुल्क तकनीक। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टकराया जाता है और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क निकाले जाते हैं जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। इसे देखते हैं, पाषाण उपकरण कैसे बनाए जाते थे। इसके लिए अपनाई गई दो तकनीकों में से एक यहाँ दर्शाई गई है। बताओ ये कौन सी तकनीक है? तुम बताना अब ये कौन सी तकनीक है, पहली या दूसरी? आग की खोज। अब आग के बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई मूवी होती तो आग की खोज किसने करी होती? तो जवाब आता डायनासोर ने, जो आग निकालता है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं असलियत में क्या हुआ था। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। चलो जी, कुरनूल गुफा ढूंढते हैं। कुरनूल गुफाएं, पुरा पाषाणिक पुरा स्थल है कुरनूल गुफाएं, ये रही। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। राख, इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों से को दूर आदि भगाने के लिए। ये सारी चीज़ें थी आग के प्रयोग के। आज भी यह होते हैं। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा है, एनसीईआरटी ने पूछा है, तो आप इसे बताना किस लिए करते हैं। मुझे तो पता है, वैसे सबको ही पता है, पता नहीं क्यों पूछा है ये सवाल। बदलती जलवायु देखते हैं। जलवायु क्या होता है? जब किसी जगह पर कैसी जलवायु है यह देखा जाता है कि जलवायु में जो परिवर्तन आए हैं वो दीर्घकालिक परिवर्तन है। मौसम में परिवर्तन तो मौसम अभी 2 घंटे बाद भी चेंज हो सकता है, एक दिन भी चेंज हो सकता है, कभी गर्मी पड़ सकती है, अगले दिन बारिश हो जाए तो ठंड भी हो जाएगी। तो ये मौसम होता है। और जलवायु अगर लंबे समय तक हो रही है, 30 से 50 साल में कैसा है, तब उसे जलवायु कहते हैं। तो देखते हैं, 1200 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। दुनिया की जलवायु में बात कर रहा है, सिर्फ भारत की नहीं। और गर्मी बढ़ने लगी। कहते हैं पहले आइस एज था, फिर आइस एज के बाद कौन सा एज आता है? आइस एज के बाद धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। अब जब घास वाले मैदान तब बनेंगे जब गर्मी बढ़ेगी, पानी नहीं होगा, तो पेड़ों के बढ़ने के लिए परिस्थितियां नहीं बन पाएंगी और घास के वहाँ पेड़ नहीं बनेंगे तो बस घास ही लंबी हो जाएंगी। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए। देखा था हमने वो जानवर जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और इनके खाने पीने की आदतों, प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। अब यहाँ पर बोला है हो सकता है, अभी पता नहीं है क्योंकि इतिहास है, लेकिन विकास है और हो सकता है ऐसा विकास हुआ ही हो, क्योंकि हर किसी के मन में आ जाता है कि भाई हम इन्हें देखते हैं इतना बैठे रहते हैं, इससे तो अच्छा पाल लो। तो ये ह्यूमन का डेवलपमेंट है, पकड़कर उसे पालने की बात सोचने लगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। लोग वह मछली भी खाने लगे, पहले नहीं खाते थे। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। यहाँ ध्यान देना, प्राकृतिक रूप से, अभी किसी ने उगाया नहीं है इनको, ये प्राकृतिक रूप से उग रहे हैं। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। अब ऐसा ही है कि जैसे कि आपको कुछ पता नहीं है, आप कोई बच्चा है छोटा या कोई भी 5 साल का, उसे कुछ भी मत बताओ, उसे एक जंगल में भेज दो और वो अपने ज़िंदा रहने के लिए कुछ भी खाएगा, फिर देखेगा कि ये
अच्छा है या नहीं है। तो इस तरीके से हमें पता चला कि हाँ, ये इसका नाम गेहूँ रख दिया कि ये खाने लायक है, इसका नाम जौ रख दिया, इसका धान रख दिया। तो और फिर इसको देख करके जैसे इन्हें पालतू बनाने के लिए सोचा गया, ऐसे ही ये सोचा गया कि भाई इनको भी उगाया जाए। तो धीरे 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 ये सारी चीज़ें होने लगीं। और इसमें ये नहीं है कि 1-2 साल लगा, इसमें बहुत सारे लग गए। बटोरना, ये सब बटोर बटोर के लेकर के आते थे, फिर इन्हें उपजाना शुरू कर दिया। नाम और तिथियाँ। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरा पाषाण काल कहते हैं। आरंभिक काल, ये नाम इसलिए ज़रूरी होते हैं ताकि हम पहचान बना सकें, एक तिथि से दूसरी तिथि के लगा सकें कि उनमें कैसे परिवर्तन आए हैं, क्या क्या विशेषताएं थी उस जगह की। या दो शब्दों यानी पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। पुरा का मतलब होता है प्राचीन, पाषाण मतलब पत्थर। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि जो पुरा पाषाण काल था वो पत्थरों का काल था, पत्थरों के औजारों का काल था। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भाग, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा था, इसके लिए भी 3 कर दिए। आरंभिक, मध्य, आरंभिक मतलब शुरुआत का, मध्य बीच का, और उत्तर बाद का। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। यानी हमने जितना भी मानव इतिहास में जितना भी सब कुछ सीखा, वो लगभग 99% यहीं से ही सीखा। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। पहला हो गया आपका पुरापाषाण, दूसरा हो गया मध्य पाषाण। पुरापाषाण, मध्य पाषाण। इसका समय 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इसका 20 लाख से 12, फिर 12 से शुरू हुआ ये वाला 12,000 साल से 10,000 साल। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। हमने ऊपर देखा था खा वालों में, का खा गा जो पत्थर थे उसमें। इन्हें माइक्रोलिथ, माइक्रो मतलब छोटा यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुठ्ठे लगे हंसियाँ और आरी जैसे औजार मिलते हैं। हंसियाँ मिलती हैं और आरी जैसे औजार भी मिलते हैं। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे, क्योंकि जो पुराने औजार थे वो नहीं छोड़े गए, पुराने औजारों का भी इस्तेमाल चलता रहा। पृष्ठ 13 पर बने चित्र देखो। इस दौरान बनाए गए औजारों में तुम्हें कोई बदलाव दिखाई देता है? ये वही हैं जो हमने देखे थे पहले। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। जो अगला युग था इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। अगला युग आ गया नवपाषाण। अगले अध्याय में तुम नवपाषाण युग के बारे में पढ़ोगे। हम अगले जो तीसरा अध्याय होगा उसमें नवपाषाण युग का देखेंगे। नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा ये देखते हैं। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में तुम ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। हमें नहीं पता कि पहले क्या था, तो जो अभी के नाम है हम उन्हीं का यूज़ कर लेते हैं। आगे देखते हैं। हम थे यहाँ पर कि अनाज वो प्राकृतिक रूप से उगाते थे और बटोरना शुरू कर दिया होगा। फिर साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया ये सीख रहे हैं, और कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। यही सीख लिया। कैसे सीख लिया? विकास है, आपको भी कहीं छोड़ देंगे तो आप भी सीख जाएंगे। शैल चित्रकला, शैल पत्थर चित्रकला ड्राइंग, इनमें हमें क्या पता चलता है? जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण, यानी ऐसा लगता है जैसे कि वो अभी जिंदा हैं। एक शैल चित्र, इस चित्र के बारे में बताओ, मुझे बताना कमेंट में ये क्या है, क्या दर्शा रहा है ये चित्र। कौन क्या करता था?
हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार और फल मूल का संग्रह किया करते थे। वे पत्थरों के औजारों और गुफाओं में चित्र बनाते थे। पत्थरों और गुफाओं में चित्र बनाते थे। और पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिनसे पता चले कि महिलाएं शिकार करती थीं? महिलाएं शिकार करती थीं या पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थीं और पुरुष फल मूल इकट्ठा करते थे? वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन दो बातें हो सकती हैं। अब हमें नहीं पता कि क्या करते थे वो लोग, लेकिन दो बातें यहाँ पर ये सोच रहे हैं। महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर कई काम एक साथ किया होगा। कोई ऐसे काम जो दोनों एक साथ करते थे। यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं ही करती थीं और कुछ केवल पुरुष। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होंगी। अब ये कैसे पता चलता है? क्योंकि अगर शिकार करने जा रहे हो और अगर कोई घर पर नहीं रहा और आपने फसल भी उगा रखी है, तो फसल को कोई जानवर खा जाएगा, उससे देखभाल रखनी है। बच्चों की देखभाल करनी है, अगर कोई बूढ़ा है उसकी देखभाल करनी है। तो बहुत सारे काम ऐसे थे जो सब करते थे मिलजुल करके, और कुछ काम ऐसे थे जो अलग अलग करते थे। ये देखते हैं भारत में शुतुरमुर्ग। भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में शुतुरमुर्ग नहीं मिलते, तो उससे बोलना भाई पुरापाषाण युग में मिलते थे। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल में शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। महाराष्ट्र के पटने में, ये ध्यान रखना, महाराष्ट्र का पटने में, ये पटना बिहार का नहीं है। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। इनमें से कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। इन मनकों का उपयोग किस लिए किया गया होगा? आज हमें शुतुरमुर्ग कहाँ मिलते हैं? ये दोनों का आप आंसर देना कमेंट में। हुस्की का सूक्ष्म निरीक्षण। ये हुस्की वही है जो हमने देखा था। देखते हैं, ये रहा हुस्की, और ये पुरापाषाण कालिक पुरास्थल है। मानचित्र 2 पर उसकी ढूंढिए। हमने ढूंढ लिया। यहाँ पर पुरापाषाण युग के कई पुरास्थल मिले हैं। कुछ पुरास्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले हैं। अलग अलग तरह के अलग अलग औजार, ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ छोटे पुरास्थलों में भी औजारों के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ पुरास्थल झरनों के निकट हैं। अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। चूना पत्थर यहाँ पर मिलते थे। क्या तुम दूसरे प्रकार के पुरास्थलों के बारे में बता सकते हो? नीचे है कुछ। कल्पना करो, खत्म हो गया पार्ट, बड़ी जल्दी खत्म हो गया। अब देखते हैं अन्यत्र। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में था, फ्रांस में भी था। देखो, ये सांड सा कुछ भैंसा बना हुआ है, या भैंसा या सांड कुछ भी। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा, सुअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। गहरे चमकीले रंग। और इसका भी एक अलग है कि ये रंग कहाँ से बनाए जाते थे। ये रंग प्राकृतिक होते थे और बहुत सारी चीज़ों से बनाए जाते थे, और जब इन्हें पत्थरों से लगाया जाता था तो ये केमिकल रिएक्शन से ये इस पे जम जाते थे, और ये अभी तक इतने ऐसे होते थे कि अभी तक इतने चमकीले लगते हैं। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। आ गया लौह अयस्क और चारकोल। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था, या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। ये भी बस मान रहे हैं, संभव है, यानी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। पॉजिटिव लेके चलते हैं, शायद हो सकता है उत्सवों पर मनाए गए होंगे, या फिर जब शिकारियों के शिकार करने जाते थे तो कुछ अनुष्ठान होते थे, उसके लिए बनाए गए होंगे। क्या तुम इन्हें बनाने का कोई और कारण बता सकते हो? ये इसलिए कारण पूछ रहे हैं क्योंकि यहाँ संभव लिखा हुआ है, तो आप भी कुछ कारण बताना किस लिए बनाए गए हों। ये सारे प्रश्न इसलिए दिए जाते हैं ताकि बच्चा अपना दिमाग चलाए। एनसीईआरटी इन सारे प्रश्नों को देख करके बच्चे का दिमाग चलवाना चाहती है, तो आप सोचो बहुत सारी चीज़ों को, और हम क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं।
चलो कल्पना करते हैं। आज तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। भाई, पत्थर की गुफा। पृष्ठ 15 पर देखो, तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं। मैंने तो इमेजिन भी कर लिया, मेरे मामा चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, वाह, रेखाएं खींचोगे या फिर उनमें रंग भरोगे। अब ये 3 काम है, 3 में से आप बताना आप क्या करना चाहोगे। भाई मैं क्या करूँगा इसमें से, मैं तो रंग भर दूंगा, ये ज़्यादा अच्छा काम है। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन कौन सी कहानियाँ सुनाएंगे। अब यार हम कैसे बता सकते हैं मामा कौन सी कहानी सुनाएगा। आप अपने मामा से पूछ कर बताना। ये पूरा स्क्रीनशॉट लेकर के बुक्स का और अपने मामा को व्हाट्सएप करना और पूछना आप मामा कौन सी कहानी सुनाओगे। मैं भी करूँगा ये काम आज। आप देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। मध्य पाषाण युग कब से कब तक था? 12,000 से 10,000 साल पहले। और नव पाषाण युग 10,000 साल पहले। यह हमारा अब हो गया है ख़त्म। इसके प्रश्न उत्तर भी देखेंगे और हम मिलते हैं अगले अध्याय के लिए अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय।